तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर का। जो थर्ड हमारा बचा था लाइट और फोर्थ बचा था सॉइल। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद हमारा वो टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि लाइट कैसे हमें इफेक्ट करती है, अर्थात कि लाइट कैसे जीवित वस्तु यानी कि बायोटिक फैक्टर को किस तरह इफेक्ट करती है, यानी कि इसका प्रभाव क्या रहता है एक बायोटिक फैक्टर पे। तो देखो यार, अगर लाइट है तो हमारी ऑप्टिमम लाइट जो होगी, जैसे कि लाइट हुआ तो लाइट का सोर्स क्या होता है, लाइट का सोर्स होगा सन, और वो सन क्या निकालेगी, हमारी लाइट निकालेगी, वो भी एक ऑप्टिमम लाइट निकालेगी। और अगर ये ऑप्टिमम लाइट निकालेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट में, फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट में। और अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में होगा तो क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि फूड मैक्सिमम बनेगा, फूड मैक्सिमम बनेगा। और अगर फूड मैक्सिमम बनेगा तो फूड को खाने वाले जो एनिमल है वो ज्यादा होंगे, अर्थात कि एनिमल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर एनिमल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, अर्थात कि जहां पे भिन्न भिन्न तरीके के ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग पाए जाते हैं। तो देखो यार, हमने कहां से लेके कहां तक कनेक्शन जोड़ा कि किस तरह लाइट है जो कि एनिमल को प्रभाव डालती है। सब लोग देखो, ये यहाँ पे सन से लेके, सन हमारी क्या देती है, एक ऑप्टिमम लाइट देती है, जिस ऑप्टिमम लाइट से हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस हम नहीं मतलब प्लांट, और उस फोटोसिंथेसिस से हमारा फूड मैक्सिमम बनता है, और उस फूड से हमारे एनिमल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, अर्थात की बायोडाइवर्सिटी आती है, क्योंकि उसी को फूड को खा के भिन्न भिन्न प्रकार के जो डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो पनपते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इतना समझ में आया कि लाइट किस तरह एनिमल को इफेक्ट करती है, अर्थात कि बायोटिक फैक्टर को लाइट किस तरह इफेक्ट करती है। इतना समझ में आ गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड जा रहा हूं। अब देखो, हमारी जो सनलाइट है वो कैसे कैसे प्लांट पे और कहीं ना कहीं एनिमल पे किस प्रकार इफेक्ट डालती है, या फिर उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी जो सनलाइट है, अर्थात की लाइट उसको हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन वो लाइट कहां से आती है, लाइट का एक सोर्स कहां है, वो लाइट का सोर्स क्या होता है, जो लाइट का सोर्स होगा हमारा सन लाइट ही होगा। जो सन लाइट होगा वो किस किस तरीके से प्लांट पे और किस किस तरीके से एनिमल प्रभाव डालती है। अब जरा इसको अच्छे से देखना तुम लोग, ये हुआ हमारा प्लांट और ये हुआ हमारा एनिमल। अब ये हमारी जो सनलाइट है वो कैसे प्लांट और एनिमल पे प्रभाव डालती है ये देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया कि हमारा सनलाइट की मदद से प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि प्लांट में सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस अर्थात कि फूड का प्रोडक्शन होगा, किसकी वजह से, फोटोन मतलब सनलाइट होता है, याद रखना, फोटो मतलब सनलाइट होता है, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनाना, लाइट की मदद से हम किसी चीज का बना रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इसका दूसरा, लाइट का प्रभाव प्लांट पे कैसे पड़ता है, वो एक फोटोसिंथेसिस के द्वारा पड़ता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा लाइट से, और दूसरा क्या होगा, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। अब तुम लोग सोचो कि ये फोटो पीरियोडिज्म क्या है। फोटो पीरियोडिज्म कुछ नहीं है, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्टिकुलर पीरियड जिसमें हमें सनलाइट का उपयोग हो फ्लावरिंग के लिए, अर्थात कि हमें सनलाइट का उपयोग हो उस पर्टिकुलर, देखो फोटो मतलब तो क्या हुआ, हम फोटो मतलब क्या समझते हैं, लाइट समझते हैं, और पीरियोडिज्म मतलब जैसे पीरियड लगता है ना, स्कूल में रहता है तो पीरियड लगता है 40-40 मिनट का एक पीरियड रहता है, या फिर 30-30 मिनट का, या फिर 1 घंटे का, तो पीरियोडिज्म। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, जिस सनलाइट है उसका कोई पर्टिकुलर पीरियड होता होगा जिसमें हमारे फ्लावर ग्रो करते होंगे, अर्थात कि फ्लावर अपना पनपते होंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट में भाग दे दिया अपने सुविधा अनुसार। पहला जो होगा हमारा वो होगा शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा जो होगा हमारा लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा होगा डे न्यूट्रल
प्लांट, डीएनपी बोल दो। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट में क्या अंतर है, अर्थात मैंने इसका बताया कि ऐसे पीरियड जहां पे सनलाइट की मदद से हमारा फ्लावर ग्रो करे, अर्थात कि फ्लावर पनपे। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट क्या होगा कि हमें इसमें एक कम समय के लिए फोटो मतलब लाइट चाहिए होगा फ्लावर को पनपने के लिए, यानी फ्लावर को ग्रो करने के लिए। और लॉन्ग डे में क्या होगा, हमें मतलब सनलाइट लंबे समय के लिए चाहिए अपना प्लांट को पनपने के लिए। और डे न्यूट्रल प्लांट जैसे कि रात वाले प्लांट, इनको सनलाइट दो या फिर ना दो ये तब भी पनपेंगे, अर्थात कि लाइट पे डिपेंड नहीं करते। और ये है इनको क्या चाहिए, लंबे समय के लिए लाइट चाहिए फ्लावर पनपने के लिए, और इनको क्या है, इनको एक छोटे पीरियड के लिए लाइट चाहिए मतलब फ्लावरिंग करने के लिए। इतनी बात समझ में आई कि सनलाइट हमारी प्लांट को कैसे इफेक्ट करती है, एक फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, और साथ में पीरियोडिज्म यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इतना समझ में आ गया। अब तुम समझो कि सनलाइट कैसे एनिमल को इफेक्ट करती है। तो पहला एनिमल को ये करती है इफेक्ट फोरेजिंग के द्वारा, फोरेजिंग। अब तुम सोचोगे कि ये फोरेजिंग क्या होता है, अर्थात कि सनलाइट की मदद से हम फूड को जो सर्च मारते हैं यानी कि फूड को खोजना, उसी को हम कहते हैं फोरेजिंग। अब उसके बाद हम दूसरा क्या जानेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में तुम लोग बोलोगे कि कैसे रिप्रोडक्शन में हमारी सनलाइट मदद करती है, अर्थात कि रिप्रोडक्शन में सनलाइट का क्या रोल है। तो एक बात बताओ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे कि काऊ हो गया या फिर डॉग हो गया या फिर कैट हो गया या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सीजनल ब्रीडर हो, यानी कि एक पर्टिकुलर महीने में उनका ब्रीडिंग सीजन आए, उसी को हम वो सनलाइट पे डिपेंड रहती है। क्योंकि जो डॉग्स आते हैं उनका क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है, विंटर होता है। तो अर्थात सनलाइट कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्शन को भी इन्फेक्ट कर रही है। तीसरा क्या होगा, माइग्रेशन। अब तुम लोग बोलोगे माइग्रेशन कैसे होगा, देखो ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक साइबेरिया में, मतलब तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, साइबेरिया में एक बर्ड पाई जाती है। वो बर्ड क्या करती है ना कि जब वहां पे टेम्परेचर काफी लो होता है, उनको मतलब लो टेम्परेचर पसंद रहता है, लेकिन हद से ज्यादा जब वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है, साइबेरिया हमारी रसिया में है, तो वहां से जब हद से ज्यादा टेम्परेचर लो होने लगे ना, तो वो माइग्रेट करके राजस्थान में कुलदेव मंदिर में, वहां कुलदेव मंदिर के बगल एक कुलदेव पार्क है, नेशनल पार्क, वहां पे आ जाती है। तो अर्थात हम इस एग्जांपल से ये समझ रहे हैं कि जब सनलाइट वहां पे कम रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम रहती है, तो जो बर्ड है माइग्रेट करके कहाँ आ जाती है, रसिया की तरफ। तो कहीं ना कहीं सनलाइट का माइग्रेशन से भी रिलेटेड है। फोरेजिंग यानी कि फूड को ढूंढने में मदद करता है सनलाइट, यानी कि रिप्रोडक्शन में हमको मदद करता है एनिमल केस में, यानी कि माइग्रेशन को। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दो। क्या देखो, प्लांट में क्या, प्लांट में दो ही चीज पे सनलाइट इफेक्ट करेगा, या तो फोटोसिंथेसिस पे या फिर फोटोपीरियोडिज्म पे। अब इसमें कैसे, इसको एक जैसे कि हम स्कूल में फॉर्म नहीं भरते या फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए उसका फॉर्म भरे, तो इसका एक ट्रिक बना लो कि FORM। FO मतलब फोरेजी, R मतलब रिप्रोडक्शन, M मतलब माइग्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई, इसको छाप लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की जरूरत पड़ती होगी अपना जीवन बिताने के लिए? तुम खुद सोचो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना सनलाइट के जी सकता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम कम से कम सनलाइट देंगे तब भी वो अपना एडाप्टेशन यानी कि पूरा अपना जीवन बिता सकते हैं। अब कैसे बिता सकते हैं वो जरा देखो। मान लो कि एक मराइन है यानी कि समुद्र है, और इस समुद्र में हमने डाल दिया पानी, और ये पानी मान लो 500 मीटर गहरा है, ये हम 500 मीटर गहरा बता रहा हूं। और यहाँ जो सरफेस में ना कई प्रकार की एल्गीज पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन 500 मीटर पे एक एल्गी पाई जाती है जिस एल्गी का नाम है रेड एल्गी, रेड एल्गी। और ये एल्गी रेड क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके पास आर फेरिथ्रियन नाम का एक क्लोरोप्लास्ट रहता है जो कि इसको रेड बनाने में मदद करता है। अब तुम ये समझोगे
कि यहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन का फंक्शन क्या रहता है। इसका नाम फाइकोएरिथ्रिन है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा होगा। फाइकोएरिथ्रिन इसके अंदर रहता है, मौजूद रहता है, जिसकी वजह से इसके क्लोरोप्लास्ट में मतलब ये कलर रहता है फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड दिखता है। अब तुम्हें ये सवाल बनता है, और यहाँ पे जो सरफेस पाई जाती है वो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी, और ये कौन सी होगी तुम्हारी, ये फियोफाइसी होगी। ये सब ऐसे जानना नहीं, ये वाली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और ये तुम्हारी आर से रोडोफाइसी हो जाएगी, रोडोफाइसी। यहाँ पे मैं ये तुम लोग को यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो कि ये तुम्हारी हो गई सन और सन की लाइट आ रही है, तो तुम एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, समुद्र के 500 मीटर गहराई में अगर हम जा रहे हैं तो सनलाइट की इंटेंसिटी जो है कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि 500 मीटर बहुत होता है, और 500 मीटर तक लाइट आते आते स्कैटर्ड इतनी हो जाएगी जो कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम E = hc अपॉन ये क्या बोलते हैं वेवलेंथ लें, तो वेवलेंथ जितना कम उतना E ज्यादा, तो उस हिसाब से जो हमारी यहाँ पे है सनलाइट की फिर वेवलेंथ कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये यहाँ पे रेड एलगी सरवाइव कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्योर कलर होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और सनराइज को, क्योंकि यहाँ तक कोई सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, रेड के अलावा ब्लू के अलावा यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती। यहाँ पे वायलेट पहुंच पाती है और एक रेड पहुंच पाती है और एक ब्लू पहुंच पाती है, जो कि ये और सनलाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब और सब लाइट यहाँ पहुंच नहीं पाएगी। इसको मतलब सरवाइव करने के लिए बस 2 लाइट चाहिए, एक विब्योर का V और ब्योर का R। अब तुम बोलोगे कि लास्ट में तो R आया, चलो इसको B हटा दो, लास्ट में R आया, तो ये क्या तुम एक चीज मुझको बताओगे, B भी वैसे जरूरत पड़ती है, क्या तुम मुझको एक चीज बताओगे कि यहाँ पे जो एलगी है वो रेड कैसे है? कॉमन सेंस वाली बात लगाओ, तुम बोलोगे कि विब्योर का V है तो अर्थात B वाली एब्जॉर्ब करता होगा, R वाली भी एब्जॉर्ब करता होगा, तभी इसका कलर रेड कलर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या करती है, हमारा जब R वाला रे आता रहता है ना यहाँ तक, तो ये रिफ्लेक्ट करती है, अर्थात रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो रेड एलगी है हमारी किस कलर की दिखती है, रेड कलर की दिखती है। इस टॉपिक को अच्छे से मैं नहीं समझा पाया, मुझको ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम लोग को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर जिनको ना समझ में आओ। देखो हम यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही है कि अगर मान लो कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म समुद्र के 500 मीटर तल पे पाए जाए, तो हमारी सनलाइट उस पर क्या इफेक्ट डालेगी, या फिर वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म पनप पाएगा या फिर जिंदा रह पाएगा कि नहीं, या फिर कुछ लाइट वो सन की एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि एक एलगी होती है रेड एलगी, जिसके अंदर R-फिकोएरिथ्रिन एंजाइम होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ये उसके अंदर मौजूद रहता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट। अब जब यहाँ पे सनलाइट आएगी तो ये रेड एलगी काहे रेड होगी, क्योंकि ये जो रेड लाइट यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे सारी लाइट नहीं आती विब्योर में, V आती है, R आती है, B आती है, तो V और B को एब्सॉर्ब कर लेती और R को रिफ्लेक्ट करेगी, अल्टीमेटली ये तुम्हारा क्या होगा, रेड कलर का दिख जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? छाप लो इसको। ऐसे फिगर बहुत ज्यादा गंदा बन गया है, पर छोड़ो, समझने के लिए इतना काफी था। यहाँ पे बस सिंपली ये बताना चाह रहा है कि हमारी लाइफ पॉसिबल है 500 मीटर नदी में भी सनलाइट की वजह से। अब तुम्हारा भैया हो गया टॉपिक खत्म। अब बचा है एक छोटा सा टॉपिक जहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो मैं डीप स्टडी में नहीं बताऊंगा, बस ऊपर ऊपर से उड़ा दूंगा ताकि तुमको कोई टीचर पूछे। अब सॉइल कैसे प्रभाव डालता है बायोटिक फैक्टर पे, ये जानो। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो यहाँ पे मिट्टी है सागंज में, वही सेम मिट्टी कानपुर में होगी? तुम बोलोगे हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यहाँ की जो सेम मिट्टी है वो क्या हिमाचल की होगी? नहीं होगी। अब इसका रीजन क्या है, अर्थात कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ की जो सॉइल है डिफर होगी, हर स्टेट बाय स्टेट डिफर होगी, स्टेट बाय स्टेट, यानी कि हमारी जो सॉइल है वो स्टेट बाय स्टेट डिफर करेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है वो जम्मू कश्मीर की नहीं रहेगी, और ये जो स्टेट बाय स्टेट डिफर है वो किसके द्वारा डिफर होगा, ये भी तो देखो, बाय डिफरेंट क्लाइमेट के द्वारा, बाय डिफरेंट क्लाइमेट। अर्थात कि जो हमारी सॉइल जगह से जगह
अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है? क्लाइमेट के द्वारा, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग रहता है और हर जगह का जो सॉइल रहता है वो भी क्लाइमेट की वजह से अलग अलग हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो हमारी सॉइल होगी ना, इस सॉइल में ये एक फिक्स होती है, मतलब कि जैसे इसमें मिनरल भी पाए जाते हैं होंगे, यहाँ पे पीएच भी सॉइल का कुछ होता होगा, मतलब सॉइल की जो कंपोजिशन है सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, पीएच पाए जाते हैं और भी अदर कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो जहां पे जिस हिसाब से मिनरल रहेगा, जिस हिसाब से पीएच रहेगा, उसी हिसाब से वहां पे फूड ग्रोथ करेंगे और उसी हिसाब से वहां के इंसान उसको इंटेक करेंगे, अर्थात कि उस फूड को लेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सॉइल हमारा इस चीज पे डिपेंड रहता है कि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा और उस सॉइल में मिनरल और पीएच कैसा है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि वहां के मतलब जो वहां पे ग्रो कर रहा है वो कैसा होगा, प्रोटीन वाला होगा या फिर मतलब उसमें ज्यादा इनरिचमेंट होगा या फिर ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। अगर मिनरल ज्यादा होगा तो उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, अगर उसका पीएच अच्छा होगा तो हमारा प्रोडक्शन अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। बस सॉइल में इतना ही था, इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो। अब हम आते हैं अपने वेरी वेरी न्यू टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। जरा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। इस टॉपिक को मैं लिख देता हूं, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब इस टॉपिक को जरा अच्छे से हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक का मतलब है कि जो हमारी बायोटिक फैक्टर है यानी कि बायोटिक चीज है वो क्या रिस्पांस देती है एबायोटिक को, उससे बचने के लिए हम क्या रिस्पांस देते हैं एबायोटिक को, यानी कि हम लिविंग थिंग्स क्या रिस्पांस देते हैं अपने नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी कि एबायोटिक फैक्टर को। अच्छा एक बात मुझको बताओ, सबसे पहले हम टेम्परेचर को ही लेके चलते हैं क्योंकि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल, मतलब टेम्परेचर से बचने के लिए बायोटिक फैक्टर में कुछ एबायोटिक फैक्टर जो टेम्परेचर होता है उसी से बचने के लिए हमारी बायोटिक फैक्टर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करती है, कुछ ना कुछ चेंज करती है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो कि एक्सटर्नल जो है टेम्परेचर वो काफी बढ़ गया, सपोज है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया और हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ, अर्थात मैमल्स का या फिर बर्ड्स का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हम जनरली समझ रहे हैं, जनरली की बात है, तो मतलब मान लो सबका टेम्परेचर एक्सटर्नल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है, मतलब बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा ऑब्वियस है इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब एंजाइम जो हमारा है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और जब एंजाइम प्रॉपर नहीं वर्क करेगा तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रॉपर नहीं होगी, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है मर जाएगा, यानी कि डेथ हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसको छापो जरा। अब आ गया समझ में इतना? अब देखो इसको मेंटेन करने के लिए कि कैसे हम एक्सटर्नल टेम्परेचर से हम लोग बच सके, इंसान ने अपने यानी कि अर्थात ने बायोटिक फैक्टर ने यानी कि बायोटिक चीज ने, जीवित वस्तु ने क्या क्या चेंज अपनाए, क्या क्या मतलब चेंज उन्होंने अपनाया अपने अंदर। तो देखो अगर हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले इंटरनल बॉडी का तो हमारी एंजाइमिक एक्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, अर्थात कि वो उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा ताकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सके अच्छे से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर हम अपना जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट कर ले तो वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, यानी कि टेम्परेचर इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर पे ना कोई इफेक्ट पड़े या फिर ऑस्मोलैरिटी पे, मोलैरिटी मतलब जैसे समझिए ना, मोल केमिस्ट्री में पढ़े थे ऑस्मोलैरिटी, यार अभी बस इतना ही समझो कि ऑस्मोलैरिटी अपनी मेंटेन कर ले और टेम्परेचर मेंटेन कर ले तो कांस्टेंट कर ले तो अर्थात जो बायोटिक फैक्टर है वो अच्छे से जी पाएगा, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। अब देखो अगर हमारी इंटरनल बॉडी ना का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा या फिर ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट रही तो हमारे पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो जरा उसको समझो।
अगर मान लो कि हमारे इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो क्या क्या प्रभाव आएगा। अगर हमारा इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हमारा ये प्रभाव आएगा। एक मिनट रुकना, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, तो देखो, अगर हमारा इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इंटरनल टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो एंजाइम जो है ENGIME एंजाइम प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क करेगा। और अगर एंजाइम प्रॉपर एफिशिएंसी से वर्क करेगा तो हमारे अंदर जो बायो केमिकल प्रोसेस अर्थात कि हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख लो, वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, यानी कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगी। और अगर हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, बायोकेमिकल रिएक्शन अंदर अच्छी होगी तो हमारी फिजियोलॉजिकल अर्थात कि जो हमारे अंदर जो सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, जैसे कि हम मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारी फिजियोलॉजिकल ही होती है। मतलब जैसे मूवमेंट किए या फिर फिजियोलॉजिकल कोई चेंज लाए तो वो हमारी फिजियोलॉजिकल जो है वो भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस करेगी। अर्थात कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। और इतना समझ में आया कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो हमारी एंजाइम जो है प्रॉपर एफिशिएंसी से अपनी पूरी क्षमता से वर्क करेगा और हमारा जितना भी बायोकेमिकल प्रोसेस है अर्थात कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन अंदर चल रही है वो एकदम बेस्ट परफॉर्म करेगी। और हमारे जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है अर्थात कि जितना भी बॉडी के अंदर प्रोसेस है वो एकदम अच्छे से काम करेंगे और हमारा अल्टीमेटली जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? इसके स्क्रीनशॉट अच्छे से लो। अब देखो, हम जान लेते हैं कि एक टर्म आया है हमारा कि व्हाट इज होमोस्टैटियासिस या फिर होमोस्टैटिक। इजी भाषा में समझते हैं कि होमोस्टैटिक क्या होता है। अब देखो, ये जो होमोस्टैटिक है ना, सीबीएसई का पूछा हुआ सवाल है, ये आया है किसी साल, और मुझको ये तो नहीं आता है। इसको जानते हैं कि होमोस्टैटिक्स होता क्या है। अब देखो, होम्योस्टैटिक मतलब क्या होता है कि देखो, होमो मतलब क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, होमोलॉगस, हेट्रोजाइगस पढ़ा होगा कि नहीं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमो मतलब क्या होता है, सिंपली सेम होता है। और स्टैटिक मतलब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, अरे सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, स्टैटिक मतलब होता है कि रेस्ट पोजीशन, कोई चीज रेस्ट पोजीशन रहे। अर्थात कि होमोस्टैटियोसिस स्टैटिक ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू रजिस्ट द चेंज इन इंटरनल। अर्थात यहाँ पे ये कहने का मतलब है मेरा, होमोस्टैटिस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक क्षमता होती है जो कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज होने से रजिस्ट कर पाते हैं, अर्थात कि उसको एकदम रेगुलेट कर पाते हैं, जो कि अपना होमोस्टैटिस जनरली रेगुलेटर का काम करते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि रेगुलेटर क्या होता है, कन्फर्मर क्या होता है, पैरा रेगुलेटर क्या होता है। अभी बस इतना समझो, होमोस्टैटियोसिस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, स्टैटिस मतलब स्टैटिक या फिर रेस्ट। अब इसके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को एकदम फिक्स कर लेता है, यानी कि रजिस्ट कर देता है एक्सटर्नल टेम्परेचर, चाहे जितना भी हो इंटरनल टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इतना देख लो, छाप लो। इसको समझ में आ गया कि नहीं? होमोस्टैटिस क्या होता है, इंटरनल टेम्परेचर को रजिस्ट कर लेता है, मतलब कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देता। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेगुलेटर। अब देखो, रेगुलेटर तुम जरा नाम से समझने की कोशिश करो कि रेगुलेटर आखिर में होता क्या है। देखो, रेगुलेटर मतलब कुछ नहीं होता यार, बहुत ही फालतू चीज है। रेगुलेटर मतलब ये होता है कि जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, अर्थात कि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बाहर के टेम्परेचर से उनके टेम्परेचर पे कोई ना फर्क पड़े। अर्थात कि हम ये बोल सकते हैं कि इट फॉलोज होमोस्टैटियासिस,
होमोस्टैटियासिस, अर्थात कि ये फॉलो करती है होमोस्टैटिस, क्योंकि होमोस्टैटिस के पास ऐसी टेंडेंसी रहती है जो क्या करती है, रजिस्ट करती है चेंज को। और कौन सा चेंज को, इंटरनल चेंज को रजिस्ट करती है। इतना समझा है कि रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर होता है जो कि होमोस्टैटियोसिस को फॉलो करे और जो अपने अंदर के टेम्परेचर को चेंज ना होने दे। इतना सब लोग लिख लो। अब देखो होमोस्टैटिस, क्या तुमको लगता है कि सारे ऑर्गेनिज्म होंगे? नहीं, होमोस्टैटिस वो होंगे जिनका ब्लड वार्म होगा, यानी कि गर्म खून। मत समझ लेना, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, बस दो लोग होते हैं, बर्ड और मैमल। वो भी ऑल बर्ड नहीं, ऑल मैमल नहीं, कुछ मैमल्स, मतलब कुछ नहीं, लगभग मैमल्स होते हैं और लगभग बर्ड होते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लो। जो बर्ड होती हैं वो फॉलो करती हैं और मैमल्स फॉलो करते हैं। और मैमल्स तुम्हारा एलन रूल्स में भी आता है, एलन कोचिंग वाला एलन नहीं, ये एलन रूल है, जो कि मैं यही पैरा रेगुलेटर जो होता है, पैरा रेगुलेटर के बाद ही बताऊंगा क्या होता है एलन रूल। नहीं, एक मिनट रुकना। तो हाँ, एलन रूल इसी टॉपिक के बाद है। तो अभी बस तुम इतना याद हो कि ये जो मैमल्स है वो क्या करते हैं, एलन रूल को फॉलो करते हैं और बर्ड्स फॉलो नहीं करते। और कैसे नहीं फॉलो करते वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? इतना छाप लो। तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैमल्स कैसे फॉलो कर लेते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म कैसे नहीं फॉलो कर पाता। क्योंकि देखो ये रेगुलेटर होते हैं, सिंपल इसका आंसर है, क्योंकि ये रेगुलेटर होते हैं तो इनका जो टेम्परेचर रहता है वो ये रेगुलेट कर लेते हैं, और बर्ड भी रेगुलेट कर लेती है, लेकिन मैमल्स ज्यादातर रेगुलेट कर लेते हैं, इसीलिए इसको एलन रूल में लिया गया है। अब देखो ये ग्राफ बना रहा हूं जो कि सीबीएसई का आया हुआ है। इसमें से कौन सा ग्राफ है जो रेगुलेटर को दिखाता है? मान लो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ, अर्थात कि हमारे अंदर का, और ये तुम्हारा हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ। यहाँ पे ग्राफ बना रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये सीधी लाइन खींच दे रहा हूँ। अब देखो अगर टेम्परेचर, ये हमारी हो गया, अगर टेम्परेचर 20 रहा तब भी इंटरनल का 20 रहेगा, अगर टेम्परेचर 30 रहा तब भी, 40 रहा तब भी, 50 रहा तब भी, 60 रहा तब भी। अब ऐसा मत समझना भाई कि अगवा पे रख दोगे तो अगवा पे हमारा टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, पकड़ा हुआ लगेगा। क्या टेंडेंसी होती है, इतना नहीं है कि साले तुम आग पे रख दोगे और आग पे रख दोगे तो हम टेम्परेचर अपना 37 बनाए, नहीं हम 37 रहा। अरे पगला गए तो मर मुरा जाओगे, ऐसा कर मत लेना, ठीक है। अब देखो हमारे जो होमोस्टैटिस होते हैं, यानी कि होमोस्टैटिस जो कि रेगुलेटर होते हैं, वो क्या क्या फॉलो करते हैं जिसकी मदद से उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अर्थात कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अभी तुमको बस मैं इतना बताने जा रहा हूं कि कैसे जो हमारे अंदर के ऑर्गेनिज्म है वो होमोस्टैटिस को फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने एडेप्टेशन किया, अर्थात कि क्या उन्होंने चेंज लाया। तो 3 चेंज लाया, एडेप्टेशन फॉर होम्योस्टैटिस। उन्होंने क्या चेंज लाया, इसको याद कर लो। पी फिजिकल चेंज लाया, बिहेवियर चेंज लाया, साथ में कौन सा चेंज लाया था, फिजिकल ला दिया। ये एक बार लिख देते हैं, फिजिकल चेंज लाया, बिहेवियर चेंज लाया और मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाया, मॉर्फोलॉजिकल। अर्थात कि होमोस्टैटिस जो है उन्होंने क्या एडेप्टेशन लाया जिनकी वजह से उनका टेम्परेचर इंटरनल और कांस्टेंट होगा। उन्होंने एक फिजियोलॉजिकल चेंज लाया, सॉरी ये फिजिकल लिख दिया हूं, फिजियोलॉजिकल, अर्थात कि उन्होंने अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चेंज लाया, ऐसा परिवर्तन लाया जिसकी वजह से वो होमोस्टैटिस हो गए, यानी कि उनके बिहेवियर में ऐसा कोई चेंज आया जिसकी वजह से वो होमोस्टैटिस हो गए, यानी कि उनके मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी संरचना में कुछ ऐसा उन्होंने चेंज लाया जिसकी वजह से वो होमोस्टैटिस हो गए। अब ये जो तीनों टॉपिक है ये डिटेल में पढ़ेंगे हम एडेप्टेशन में, अभी मैंने बस जनरल इंट्रो दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, जो हम ऑर्गेनिज्म है हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते होंगे, जैसे कि ठंड गर्मी आया
तो गर्मी में हम अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, ठंडी आया तो ठंडी में हम कैसा टेम्परेचर मेंटेन करते होंगे। तो एनसीईआरटी ने बहुत ही बेवकूफी तरीके से लिखा है, गर्मी में हम अपना टेम्परेचर डिजर्ट कूलिंग की मदद से करते हैं रेगुलेट। अब डिजर्ट कूलिंग क्या होता है, कूलर, डिजर्ट कूलर लिखा होगा। तो डिजर्ट कूलर कुछ नहीं होता यार, जो हम लोग गर्मियां में अपने घर में कूलर लगाते हैं ना, उसी को डिजर्ट कूलर बोलते हैं। अब उसका थोड़ा प्रिंसिपल जान लो। मान लो कि ये हमारा हो गया कूलर, और अरे यार कूलर वूलर फिगर वगैरह हमसे नहीं बनता यार। ये हमारा हो गया कूलर, और ये इसके यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा होगा, वो लगा होगा, जाली लगा होगा जिसको नेट बोलते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा पंखा होगा। समझते जाना, अभी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा समझाऊंगा, फिर उसके बाद भूल नहीं पाओगे, फील द बायोलॉजी वाला हो जाएगा सिचुएशन। अब ये तुम्हारा कूलर हुआ, और यहाँ से तुम्हारी ठंडी हवा होगी, यहाँ पे मोटर लगा रहेगा, जो भी मोटर यहाँ नेट से कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे पानी डालेगा। तो हमारा कूलर क्या मैकेनिज्म है कि कूलर गरम गरम हवा लेती है, और इस गरम हवा में मतलब कि कूलर हवा लेती है, और जो गर्म हवा रहती है गर्म हवा से हीट ले लेती है पानी में, और जो ठंडी हवा है कूलर हमको दे देती है। इतना समझ में आ गया। अर्थात ये एनवायरमेंट से गर्म हवा लेती है, और उस गर्म हवा में जो हमारे गर्म वाले पार्टिकल रहते हैं उसको वाटर में डाल देती है, और हमें क्या देती है, गर्म ठंडी ठंडी हवा दे देती है। अब समझो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि हम लोग अपना टेम्परेचर समर में यानी कि विंटर में कैसे रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले समर का समझते हैं। समर में कैसे, तो थ्रू द डिजर्ट कूलर, या फिर इसी को हम इवापोरेटिंग कूलिंग भी बोल सकते हैं, इवापोरेटिंग कूलिंग। अब देखो इवापोरेटिंग कूलिंग का मतलब क्या होगा। देखो जो हमें गर्मी में पसीना होता है ना, तो एक बात बताओ, अगर तुम फील किया होगा कभी कि अगर गर्मी में हमें पसीना हो और हम पंखे के सामने तुरंत चले जाएं तो हमें ठंडी महसूस होने लगती है। महसूस किया हो कि नहीं तुम लोग, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना हो और तुम अचानक किसी के सामने चले जाओ, पंखे के सामने या फिर फर्राटा के सामने या फिर कूलर के सामने, तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो समर में टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है, इवापोरेटिंग कूलिंग करके, यानी कि पसीना बाहर निकाल के हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। किसमें, ठंडी में, नहीं गर्मी में। समझ में आया। अब देखो हम अपना टेम्परेचर विंटर में कैसे मेंटेन करते हैं। विंटर में हम ज्यादा कुछ नहीं करते, कपकपा देते हैं। अब तुम बोलोगे स्नीजिंग से कैसे होता होगा, स्नीजिंग का स्पेलिंग एक मिनट रुक जाना देख लूं, शिवरिंग, सॉरी। अब तुम मुझसे बोलोगे कि शिवरिंग से हम अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। शिवरिंग मतलब कुछ नहीं होता, कपकपाना होता है। तो अब तुम बोलोगे कपकपाने से कैसे होता है। मान लो कि मैं ये कपकपा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कपकपाया, तो इस कपकपाने में क्या मेरी बॉडी में मोशन हो रहा है, हाँ मोशन हो रहा है। हमारी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जानी है, और सेल्स अगर वर्क करेंगी, अगर कोई भी मशीन वर्क करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी ठंडी में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। जैसे हम ये किए, ऐसे किए तो हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा ठंडी में। अब देखो एनसीईआरटी ने एक बहुत ही गंदा एनालॉग दिया है कि हम बाहर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करके अपने अंदर का जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल रही है, यानी कि जो हमारे एंजाइम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, वो कैसे होगा, उस पर एनालॉग दिया है कि हम बाहर का टेम्परेचर कैसे चेंज करके अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो एनालॉग एनसीईआरटी ने दिया है। एनालॉग मतलब क्या होता है, किसी चीज से किसी चीज को कंपेयर करना है, या फिर उस चीज को वही चीज मान लेना है, एनालॉग कर लेना है। किसी चीज को समझाने के लिए किसी दूसरे चीज की सहायता लेना ही एनालॉग कहते हैं। अब देखो हमारी बॉडी में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर का हो ना, तो हमारी जो बॉडी है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी से मेटाबॉलिक एक्शन चलेगी। अब तुम बोलोगे कि क्या एनालॉग किया। देखो हमारी बॉडी का 37 डिग्री कांस्टेंट रहता है, तो समर में हम लोग कैसे एनालॉग कर सकते हैं कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें बाई एसी, और विंटर में कैसे कर सकते हैं, हीटर से। हालांकि मुझको इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि ये साला एनसीईआरटी बोलना कह जा रहा है एनालॉग में एसी लगा दो, हीटर लगा दो, मुझको समझ नहीं आया। बस एनसीईआरटी में लिखा है तो भैया तुमको जानना पड़ेगा, इतना मान लो कि एनसीईआरटी जो बाइबल से कम नहीं है, इसका एनालॉग मेरे को समझ नहीं आया।
कि कैसे एनालॉग ये कर दिया है एसी और हीटर है। भाई एसी हीटर तो करेगा ही गर्म, लेकिन खैर जो भी दिया है वो बात की बात है। अभी जो पढ़ना है एनालॉग क्या दिया है कि समर में हम एसी लगा के अपने बॉडी का टेम्परेचर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और एंजाइम जो है प्रॉपर वर्क करेगा, या फिर ठंडी में हीटर लगा के। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एलेंस रूल क्या होता है। एलेंस रूल पढ़ने से पहले ये जान लो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। नीट में हुआ या फिर बोर्ड में हुआ, बोर्ड में तो भाई इस बार इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है पूछो मत, लेकिन टफ उन्हीं के लिए होगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नीट का पेपर भी देने जाओगे ना तब मास्टर को याद करके जाओगे। चलो एलेंस रूल क्या होता है। एलेंस रूल सिंपली ये होता है कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जिनका सरफेस एरिया ज्यादा हो और वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके वही एलेंस रूल फॉलो करते हैं। एलेंस रूल देखो हर मतलब ट्रॉपिकल रीजन में भी एलेंस रूल फॉलो होता है, पोलर रीजन में भी फॉलो होता है। इसको एलेंस रूल को डिटेल में समझने के लिए पहले हम एक चीज मुझको बताओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम थोड़ा क्लियर करें। मान लो ये एक गोला है और मान लो ये एक गोला है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गोला का 1 मीटर है रेडियस और इसका 2 है। तो एक बात बताओ, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गई और इसकी सरफेस एरिया एक मिनट रुकना, सरफेस एरिया कम हो गई और इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो गई और इसकी वॉल्यूम कम हो गई और इसकी वॉल्यूम जो है ज्यादा हो गई। अब तुम लोग जरा मुझको सोचोगे कि यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया ज्यादा क्यों बता रहे हो और इसकी कम क्यों बता रहे हो, और इसकी सरफेस एरिया कम क्यों बता रहे हो, इसकी सरफेस एरिया वॉल्यूम ज्यादा क्यों बता रहे हो। तो अच्छा मुझको जरा तुम लोग को एक वर्क दे रहा हूं कि इसको है 4/3 पाई आर स्क्वायर में रखना, ठीक है। फॉर्मूला एक बार रुको मैं देख के बता दूं, ये 4 पाई आर स्क्वायर में रखना जो कि सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला है, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें पुट करके वैल्यू देखना और इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी लगभग आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, एक मिनट रुकना, इसकी वैल्यू जो सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी ये 12 आएगी और इसकी जो आएगी लगभग सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। अप्रॉक्स डिटेल बता रहा हूं, और इसकी जो है ये 50 आ जाएगी और यहाँ पे 33 आ जाएगी। अब तुम लोग के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 12 है और यहाँ पे 4, तो ठीक है यहाँ पे तो सरफेस एरिया ज्यादा हुई वॉल्यूम कम हुई, क्योंकि फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे तो सरफेस एरिया ज्यादा बता रही है और यहाँ पे वॉल्यूम कम कर रही है। अरे मेरे भाई जब इसको 3 गुना करेंगे, क्योंकि ये हमारे 3 से जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली ये सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, तभी यहाँ पे हमने वॉल्यूम का अमाउंट ज्यादा बताया है और सरफेस एरिया का वॉल्यूम कम बताया है। सरफेस एरिया मतलब कम बताया और वॉल्यूम ज्यादा बताया। इतना बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप कर देना, तुमको अलग से समझा दूंगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, तो इस डायग्राम से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बिग ऑर्गेनिज्म हैविंग सरफेस एरिया ग्रेटर और स्मॉल ऑर्गेनिज्म सरफेस एरिया कम होती होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? छाप लो इसको जरा। तो एक बार बताओ, यहां पे मैंने क्या बताया, ये हमारी हो गई, इसको यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं कि हमारी ये जो हो गई स्मॉल बॉडी हो गई। स्मॉल बॉडी का मतलब ये सरफेस एरिया इसमें ज्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा, तो अर्थात ये एक से ज्यादा इसका वैल्यू आएगा। और यहाँ पे बिग बॉडी में क्या होगा, बिग बॉडी में सरफेस एरिया तुम्हारी जो होगी ये कम हो जाएगी और वॉल्यूम जो है ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? वो छाप लो ऊपर, ये दोनों जो बताए वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब एक मिनट रुकना, तो क्या मैं अब यहां पे ये बोल सकता हूं कि जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा उसकी हीट लॉस ज्यादा, जिसकी सरफेस एरिया कम उसकी हीट लॉस कम।
इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, सरफेस एरिया जिसकी ज्यादा उसकी लॉस हीट ज्यादा, और जिसकी सरफेस एरिया कम उसकी हीट की लॉस कम। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, ट्रॉपिकल एरिया में या फिर पोलर एरिया में हम लोग अपने बॉडी में क्या क्या ऐसा चेंज करते हैं जिससे हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, अर्थात कि हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो ये मेरी स्किन है, इस स्किन में वॉल्यूम यहाँ पे मैं वॉल्यूम शब्द यूज करूंगा, तो वॉल्यूम का मतलब ये समझना कि नंबर ऑफ सेल्स। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा रहेंगे, अर्थात कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स में ही मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है ना मेरे भाई। तो नंबर ऑफ सेल्स, अब यहाँ मेरा हाथ देख के बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है कि सरफेस एरिया ज्यादा है? जरा देखो, ये हुआ तुम्हारा वॉल्यूम, ये हुआ तुम्हारा सरफेस एरिया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम के मुकाबले? ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं। ट्रॉपिकल रीजन में रहेंगे तो हमारा इवेपोरेटिंग कूलिंग होगा, यानी कि पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलेगा तभी हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। तो जरा मैं एक बात यहाँ पे समझो कि जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ट्रॉपिकल एरिया। अब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होगा कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनका जो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और जो वॉल्यूम होना चाहिए कम होना चाहिए, और इसी का वाइस वर्सा हम ले लेंगे पोलर एरिया में। रीजन समझ में आया कि सबको कि कैसे यहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा? ये मैं एनालॉग मतलब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करते होंगे। जरा इसको अच्छे से समझो कि जो हमारा ये ट्रॉपिकल एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगा कि सरफेस ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस अगर ज्यादा रहेगा तभी इवेपोरेटिंग कूलिंग अच्छे से हो पाएगी, हीट मतलब वेपर अच्छे से बन पाएगा और हमारी अल्टीमेटली बॉडी जो है टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। और पोलर रीजन में ठंडी रहेगी, तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स का मतलब वॉल्यूम होता है, याद रखना। तो नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज्यादा रहेंगी, ठीक है, तो हीट बॉडी में उतना ज्यादा बनेगी, क्योंकि हर एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब चलेगी तो हमारे हीट बनेगी बॉडी के अंदर। और जहां पे नंबर ऑफ सेल्स कम रहेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वहां पे हीट कम बनेगी अल्टीमेटली। अच्छा तुम एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि बाहर भी गर्मी, और तुम सोचोगे कि नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा, तो तुम्हारे अंदर भी या तो गर्मियां पैदा होगी ना भाई। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा रहेगी तो अंदर भी तो गर्मी पैदा होगी। लेकिन अगर तुम विंटर में रहोगे, बाहर ठंडी रहेगी, तो तुम सोचोगे कि हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा रहे, अर्थात कि ज्यादा वहां पे रिएक्शन चले और गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस हो। कॉमन सेंस वाली बात है यार, मोटे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, पतले लोगों को ठंडी ज्यादा लगती है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पोलर एरिया में जो लोग रहते होंगे उनका सरफेस एरिया, अर्थात कि जो हाथ पांव है लंबे होते होंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, मास ज्यादा, देख रहे हो? वैसे मेरे मास वो तो नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे मास ज्यादा है। और यहाँ पे पोलर रीजन में सरफेस एरिया छोटा छोटा होगा। यहाँ पे तुम पोलर बियर देखो ना, उसका हाथ वो छोटा रहता है, लेकिन ये जो पेट रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि मास वहां पे ज्यादा होता है, वॉल्यूम नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि हाथ पांव छोटे रहते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हाथ ही पांव कवर करते हैं। ठीक है, ये जो पांव होंगे, ये पांव ही सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेंगे और हाथ सरफेस एरिया का ज्यादा कवर करेंगे, और ये जो हमारा वॉल्यूम कवर करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया तो इतना है लेकिन इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा मात्रा में होगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होंगे। तुम वॉल्यूम का मतलब ऐसे सिंपली समझो ना यार, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो हमारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो हीट निकलेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ट्रॉपिकल एरिया में जो हमारे हाथ पांव है ज्यादा लंबे होंगे और पोलर रीजन में हमारे हाथ पांव छोटे होंगे, क्योंकि कम सरफेस एरिया रहेगी तो हमें इवेपोरेटिंग कूलिंग कम करनी पड़ेगी, और हमारे नंबर ऑफ सेल ज्यादा रहेंगे तो हमारे अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे एपेंडेजेस जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ पे जो हमारी अपेंडेजेस जो होती हैं वो काफी छोटी छोटी होती हैं। अपेंडेजेस मतलब क्या? हाथ पांव डिजिट्स ये सब छोटे छोटे होंगे, क्योंकि जब तक ये छोटे छोटे नहीं होंगे तो हम अगर बड़े हुए, मान लो चलो ये जो पोलर एरिया में हुआ इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गई, ठीक है, और मान लो पतला आदमी हुआ, मेरे जैसा आदमी हुआ,
तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गई तो पसीना ज्यादा निकलेगा, और पसीना ज्यादा निकलेगा तो बॉडी हमारी ठंडी होगी, और बॉडी ठंडी होगी क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा, अल्टीमेटली मर जाएगा आदमी। और पोलर एरिया मान लो कि हमारा छोटा छोटा हाथ पैर हुआ तो हमारा जो सरफेस एरिया है कम निकलेगा, सरफेस एरिया कम रहेगा, और जब सरफेस एरिया कम रहेगा तो पसीना कम निकलेगा, क्योंकि हम ऐसे हो जाएंगे ना तो पसीना नहीं निकल पाएगा। तो जब पसीना नहीं निकलेगा तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्लोज आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गई। अगर मेरे भाई कॉमन सेंस बताओ कि अगर सरफेस एरिया कम हुई तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा हुई तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? तो ट्रॉपिकल एरिया में जो होता है हमारे हाथ जो होते हैं या फिर पैर जो होते हैं वो लंबे लंबे होंगे, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तभी हमारा इवेपोरेटिंग कूलिंग हो पाएगा, या यानी कि पसीना हमारा निकल पाएगा, तो हमारे इंटरनल का टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा, यानी कि ठंडे हो पाएंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर पहले से ही गर्म है। और पोलर रीजन में क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर पहले ठंडा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे शरीर से कम पसीना निकले, तो हम अपने सरफेस एरिया कम कर लेंगे और वॉल्यूम ज्यादा कर लेंगे। वॉल्यूम ज्यादा मतलब नंबर ऑफ सेल ज्यादा, और नंबर ऑफ सेल ज्यादा तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा और टेम्परेचर अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगा, तो हम अपना टेम्परेचर वैसे मेंटेन कर लेंगे। एलेन्स रूल हमसे समझ में आ गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको छाप लो। अब अच्छा एक चीज मुझको बताओ, ये जो ट्रॉपिकल एरिया मतलब समझ गए ना, गर्मी, यानी कि ये ट्रॉपिकल एरिया में समर है मतलब गर्मी ज्यादा रहती है तो हॉट लिख देते हैं, और ये जो तुम्हारा पोलर एरिया यहाँ पे कोल्ड रहता होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ रहता है यहाँ पे वाटर जो सनलाइट की स्कैटरिटी कम होती है, और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन रहता है यहाँ पे लगातार पड़ती रहती है। अच्छा अब एक बात बताओ कि जो हमारी चिड़िया है, पहले कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, फिर मैं तुमको कॉन्सेप्ट दूंगा। हमारी जो चिड़िया है वो पोलर रीजन में ज्यादा पाई जाएगी कि ट्रॉपिकल रीजन में? कॉमन सेंस देखो, रटा रटा आंसर सबको पता है। पहले वीडियो पॉज करो और तुम लोग सोचो आंसर क्या होगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो देखो पोलर रीजन में जो होता होगा कि पोलर रीजन में मैक्सिमम जो रटा रटा आंसर होगा पोलर रीजन में होगा, क्योंकि हम ही लोग के एरिया में ज्यादा बर्ड्स दिखती हैं। अब कैसे दिखती हैं? क्योंकि पोलर एरिया में जो चिड़िया को भी उठाओ, देखो वो कितनी हल्की रहती है, उसका नंबर ऑफ सेल्स कितने कम रहते हैं, अल्टीमेटली नंबर ऑफ सेल्स उसमें सरफेस एरिया के मुकाबले कम रहते हैं, तभी वो हमारी पोलर एरिया में रहती है, अल्टीमेटली वो यहाँ पे सरवाइव कर पाती है और अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। समझ में आया? और मैमल्स को हम एलेन्स रूल में इसलिए लेते हैं क्योंकि मैमल जो है ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। समझ में आया? हम लोग बर्ड्स को भी एलेन्स रूल में लेंगे, लेकिन मैमल्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे। समझ में आया? वैसे भी मैमल्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के काबिल है, क्योंकि मैमल्स के पास ब्रेन होता है, सेल्फ कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि डिफाइनिंग फीचर है एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कन्फर्मर भी पढ़ा दूं क्या आज? 1 मिनट रुकना, कितना टाइम हो गया? अरे मेरे भाई 47 मिनट हो गया। कन्फर्मर जो पैरा रेगुलेटर है, फिर उसके बाद कल टॉपिक हम करेंगे कन्फर्मर कर लेंगे, पैरा रेगुलेटर कर देंगे, और उसके बाद का जो टॉपिक है हम उसके बाद का टॉपिक देखो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करता है। यानी कि हम लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी कि जब अपरंपार ठंडी पड़ती है, अपरंपार गर्मी पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीका का चीज करते हैं, या तो सस्पेंशन करते हैं या फिर माइग्रेशन करते हैं। तो चलो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।